नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं पुनः पेपर 5 के क्वेश्चन को लेकर के, जो है अवध के नवाबों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। और देखिए, ये जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज है, इसके तहत हमारा ये प्रयास है कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एक श्रृंखला है आपको यहाँ करवाएं। इससे आपको फायदा देखिए दो तीन होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी कैसे है, परीक्षा में उत्तर को लिखना कैसे है, ये आप यहाँ सीखेंगे। बहुत बच्चों का ये समस्या रहती है कि सर भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष में क्या दें। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो बने रहिए अंत तक। ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और जो बच्चे यूपी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस को लेकर के, वो ये समझ रहे होंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 जो नए पेपर आए हैं उसको लेकर के मार्केट में अभी क्या है, उस तरीके के मैटर नहीं है, उस तरीके से रिसोर्स नहीं है। तो एक समस्या से ये भी आप लोग ग्रसित होंगे। तो आइए उन्हीं सबको लेकर के हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी, जब भी आप कोई प्रश्न लिखिए, चूंकि 12 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ छोटा सा आप जो है एक भूमिका लिखें 25 से 30 शब्दों में। और भूमिका में क्या लिख रहे हैं कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खां ने की थी। कालांतर में अवध के नवाबों ने लखनऊ को अवध की राजधानी बनाकर यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण कराया। इस समय के स्थापत्यों में मुगल कालीन स्थापत्य और आधुनिक स्थापत्य के बीच सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो अवध के नवाबों द्वारा जो स्थापत्यों का निर्माण किया गया, उस पे जो प्रभाव दिखता है, किसका दिखता है, तो मुगल कालीन जो पहले से चली आ रही है। और चूंकि आप समझ रहे होंगे कि उस समय तक अंग्रेज भी काफी सशक्त हो चुके थे, भारत के एक बड़े भूभाग पे वो काबिज हो चुके थे, तो उनके भी मतलब जो कला संस्कृति है उसका भी प्रभाव जो है वो स्थापत्य पे देखा जा सकता है। तो ये दोनों का सामंजस्य है, आप ये बता दिए। फिर बता रहे हैं आप कि इस कला को आदत अली खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, मोहम्मद अली, अमजद अली एवं वाजिद अली शाह आदि नवाबों ने संरक्षण दिया। अब देखिए, आपको अगर ये नवाबों का नाम नहीं याद है तो घबराइएगा मत। ये तो हमने आपको मॉडल उत्तर के तहत ये बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक दो नवाबों का जो आपको याद है, जैसे सआदत खां, शुजाउद्दौला का नाम लिख करके जो है आदि करके आप जो है काम चला लें। और विश्वास मानिए, इससे आपका कोई जो है नंबर नहीं कटने वाला है। फिर अगर अब यही जैसे पॉइंट पॉइंट जो है प्रमुख जो है स्थापत्य की चर्चा कर दें। आप भूमिका दे दिए। अब स्थापत्य के तहत बताइए, सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य रोमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, मोती महल, मुबारक मंजिल, कैसर बाग, सिकंदर बाग, छतर मंजिल, शुजाउद्दौला का मकबरा और लखनऊ में तरणवल्ली कोठी की एक वेधशाला आदि। अब इसमें जो है आप प्रमुख जो है स्थापत्य की चर्चा कर दिए। और ऐसे ही करिएगा, मतलब पॉइंट पॉइंट आपको वहाँ मुख्य परीक्षा में पेज पर्याप्त रहेगा। आप घबराइए नहीं कि सर ऐसे लाइन से ऐसे मत लिखिएगा। जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है ऐसे लिखिएगा तो परीक्षा को जो है पढ़ने में सहूलियत होगी, और जो आपकी कॉपी है वो थोड़ा सुंदर दिखेगी। और परीक्षा की समझ जाएगा कि आप जो है अब आगे इन्हीं स्थापत्यों की जो है वो व्याख्या करने वाले हैं। तो आप ये दे दीजिए। फिर आइए, अब जो है जो प्रमुख स्थापत्य की सबकी व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो उसमें प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के। और उसमें जो प्रारंभ के 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, जिनका उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखना होता है। और जो 11 से 20 तक के प्रश्न होते हैं वो 200 शब्दों में लिखना होता है, वो 12 अंक के होते हैं। तो चूंकि ये 12 अंक का है तो आपके पास इतना स्कोप है कि जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है उनकी जो है आप थोड़ी सी विशेषताओं को बता भी दीजिए। तो सबसे पहले हमने उठाया रूमी दरवाजे को, और इसको बताइए कि लखनऊ स्थित इस दरवाजे का निर्माण 1780 के दशक में आसफ उद्दौला द्वारा अकाल के दौरान जनता को रोजगार देने के उद्देश्य से
कराया गया था। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी डिजाइन तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपोल के समान है। इस दरवाजे का नाम सूफी संत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया। ये आपका रूमी दरवाजे को लेकर के जो जानकारी है आपने यहाँ इसको बता दी। अब जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है अवध के नवाबों के समय का, वो है बड़ा इमाम बाड़ा। तो आप इसकी भी बहुत संक्षेप में देखिए, बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करनी है क्योंकि आपके पास इतना स्कोप नहीं रहेगा। मुख्य मुख्य पॉइंट बता दीजिए, जैसे आपने रूमी दरवाजे में बताया। तो बड़े इमामबाड़े के तहत इसे आसफी इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला द्वारा अकाल राहत के तहत कराया गया था। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अकाल राहत के दौरान ये करवाया गया, तो इसका क्या लॉजिक है। तो देखिए, जो लॉजिक ये होता था कि उस समय क्या है कि बहुत बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, तो जो शासक वर्ग था वो जनता को रोजगार देने के लिए कुछ ऐसे निर्माण कार्य कराता था, सार्वजनिक निर्माण कार्य, जिसके माध्यम से वो जनता में जो है वो धन प्रेषित कर सके और जो अकाल की जो भयावहता है उसे निपटने का एक प्रयास था। तो ये इसी के दौरान जो आसफुद्दौला जो नवाब थे, क्योंकि उस समय काफी अकाल पड़ा हुआ था, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी को काउंटर करने के लिए प्रयास किया गया था और ये जो बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया गया। इस इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष दुनिया के सबसे बड़े वॉल्टेड चैम्बर के रूप में जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, और ये आपके प्रीलिम्स में भी आज नहीं तो कल पूछा ही जाएगा, तो ये आपके प्रीलिम्स का भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो जो देखिए, जो किसी भी स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषता है उसको तो आप जरूर जो है वो लिख के आइए। तो आप ये बता दिए। फिर इसके निर्माण में लोहे और सीमेंट की जगह गारे एवं ईंटों का प्रयोग किया गया है। लखनऊ का भूल भुलैया भी इसी का भाग है। अब देखिए, आप बता रहे हैं कि इसका जो निर्माण है वो लोहे और सीमेंट से ना होकर के गारे और एक तरीके से ईंटों से किया गया है, और जो लखनऊ का प्रसिद्ध भूल भुलैया है वो इसी बड़े इमामबाड़े का ही एक भाग है। तो आपने जो है बड़े इमामबाड़े की भी चर्चा कर दी। अब अगले पॉइंट पे आए। अगले पॉइंट पे आने से पहले एक छोटी सी सूचना। देखिए, हमारे संस्थान द्वारा आपके मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 5 पेपर 6 से संबंधित जो है वो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, और इसके तहत जो है हम डेली आपको 2 आंसर प्रश्न देंगे और उसका जो है आपको उत्तर लिख के भेजना है, और फिर हम सेम डे उसका मूल्यांकन कर देंगे और सेम डे ही उसका जो है मॉडल उत्तर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपको 2-3 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि जो पेपर 5 पेपर 6 को लेकर के एक मार्केट में शून्यता की स्थिति है वो मैंने भरने का प्रयास किया है इस सीरीज के माध्यम से। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग से भाग रहे हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है कि 2 महीना जो है आप आंसर राइटिंग करिए, किस तरीके से उत्तर लिखना है, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो जब आप उनको देखेंगे तो आपके अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तीसरी चीज ये है कि उसमें जो है हम आपकी कॉपी पे खुद कमेंट करेंगे, तो जो कमी रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पे बताते रहेंगे। और चौथी चीज, चूंकि आपको मॉडल पेपर भी सेम डे मिल जाएगा, तो आप अपने उत्तर का जो है वो मूल्यांकन भी साथ साथ कर लेंगे, तो जो कमी रहेगी आप उससे ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये बहुत ही लाभदायक सीरीज है और बहुत कम कीमत पे कराई जा रही है, और हमारा उद्देश्य भी ये है कि इसके माध्यम से जब आप अप्रैल और मई, अभी हमारे 7-8 टेस्ट हुए हैं, अप्रैल मई तक ये हमारे 2 महीने में एकदम खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जुलाई में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो प्रीलिम्स है वो मिड जुलाई में प्रस्तावित है, बहुत संभावना 21 जुलाई या 28 जुलाई, तो उसके पहले पहले तक आपका ये जो 2 पेपर है वो तैयार हो जाएगा। मतलब आपके मुख्य परीक्षा का 30% भाग करीब करीब आपका तैयार हो जाएगा। और सोचिए ये आपको कितनी सहूलियत प्रदान करेगा, क्योंकि होता क्या है कि हर बार की तरह इस बार परीक्षा जो है आपकी सही से नहीं हो पाई, टाइमली नहीं हो पाई है, परीक्षा आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, और ऐसी स्थिति में मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के बीच का जो समय है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और ऐसे में आप अगर सोचिए कि हम जो है पीटी के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए दुर्घटना हो सकती है। तो उसी से बचने के लिए अभी आप इसको तैयार कर लीजिए,
और जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो आपको मेंस में और बाकी जो पेपर्स हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो 7303307507 पे आप संपर्क करें, संस्थान के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए, आपने पीछे बड़े इमाम बाड़े, रूमी दरवाजे और बड़े इमाम बाड़े की चर्चा कर दी। अब छोटे इमाम बाड़े को बताइए कि नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्मित इस इमाम बाड़े को हुसैनाबाद इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है। इस इमाम बाड़े के अंदर नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी मां की कब्र है। बस आप इसके बारे में बता दिए। अब एक सिकंदर बाग है, इसकी चर्चा कर दे कि लखनऊ स्थित सिकंदर बाग का निर्माण अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पत्नी सिकंदर महल की स्मृति में कराया था। इस बाग के अंदर एक महल स्थित है जो ईंटों एवं चूने के प्लास्टर द्वारा निर्मित है। यह बाग 1857 के विद्रोह के समय हुए संघर्षों का भी गवाह रहा है। किसकी चर्चा हो रही है? सिकंदर बाग की चर्चा हो रही है। सिकंदर बाग तो ये है, इसके बारे में बता दिया आपने। फिर कैसर बाग की बता दीजिए कि इसका निर्माण भी वाजिद अली शाह के समय में ही हुआ था और इस इमारत का निर्माण हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए किया गया था। हरम मतलब जो मुस्लिम जो शासक होते थे उनकी हरम होती थी, मतलब जहाँ महिलाएं रहती थी, जहाँ जनाना लोग रहती थी, उनके लिए ये कैसर बाग का निर्माण किया गया था। और ये आप लोगों के पीटी का फैक्ट भी है कि कैसर, कभी भी पूछा जा सकता है कि कैसर बाग जो निर्माण किया गया था किसके लिए किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा कि हरम के महिलाओं के लिए किया गया था। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है वो छतर मंजिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। देखिए, गोमती नदी के किनारे इस इमारत का निर्माण कार्य गाजिउद्दीन हैदर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अपने नाम के अनुरूप इस इमारत की सबसे ऊपरी गुंबद छाता नुमा है, मतलब इसका नाम क्या है? छतर मंजिल। और क्यों इसका नाम छतर मंजिल पड़ा? तो इसके जो इस जो भवन की जो है उसका जो सबसे ऊपरी मंजिल है वो छाते के नुमा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है छतर मंजिल पड़ गया, जो इसे भव्यता प्रदान करता है। इस इमारत की निर्माण शैली भारतीय यूरोपीय स्थापत्य शैली से प्रभावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस समय तक जो है वो मुगलों की धारा तो चली ही आ रही थी, लेकिन अब जो है चूंकि ये उत्तर मुगलवर्ती शासकों का दौर था जो बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके थे और एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया था। वो काफ़ी बड़े हिस्से पर जो है वो एक तरीके से अपना आधिपत्य जमाने में सफल भी रहे। तो देखिए, अब कोई भी शासक आएगा तो वो अपनी विचारधारा को ले आएगा, अपनी कला संस्कृति को ले आएगा। तो वही प्रयास यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस जो छतर मंजिल की जो निर्माण शैली है उसमें क्या है, उसमें मुगलों की जो एक परंपरा है वो तो चली ही आ रही है, साथ ही साथ यूरोपीय निर्माण शैली का भी पुट इसमें विद्यमान है। तो मतलब ये मुगल यूरोपीय शैली का जो है एक तरीके से बहुत ही सुंदर उदाहरण है छतर मंजिल। तो आप इसके बारे में चर्चा कर दीजिए। और फिर इसके अलावा सआदत अली खान ने ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान में वृद्धि हेतु लखनऊ के तरड़वल्ली कोठी में एक वेधशाला बनवाई। सुजाउद्दौला ने फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, शहर के सौंदर्यीकरण और विकास हेतु बहुत ध्यान दिया था। वाजिद अली शाह वास्तुकला का उदार संरक्षक था। ये जो प्रमुख शासक थे, चाहे सआदत अली खां हो, चाहे फिर वाजिद अली शाह हो या सुजाउद्दौला हो, इनके भी कार्यों का जो है आप थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर दीजिए। फिर अंत में जो है आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि कह सकते हैं कि अवध के नवाबों के शासनकाल में स्थापत्य कला संबंधी अनेक कार्य कराए गए जो वर्तमान में भी संरक्षित हैं। क्योंकि ये बहुत पुराने नहीं हैं, तो अभी भी जो लोग लखनऊ के रहने वाले होंगे, फैजाबाद से जुड़े होंगे, वो यहाँ जाते होंगे। जब हम लोग स्कूल के टूर में एक दो बार गए हैं तो हम लोग जब लखनऊ गए तो हम लोग को यही सब दिखाया गया, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा। तो वही वही सब आपको बताना है, जो आप देखें आपको वही लिखना है। हाँ, चूंकि ये 12 अंक का है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस प्रश्न के तहत मैंने आपको बताया कि कैसे एक छोटी सी भूमिका लिखनी है, ज़्यादा नहीं। अगर 12 अंक का है
तो मान के चलिए कि 25 से 30 शब्दों में, और अगर ये 8 अंक का आप प्रश्न लिख रहे हैं तो 15 से 20 शब्दों में। उसके बाद फिर तुरंत जो है प्रश्न के मूल भाग पे आ जाइए, मतलब मूल ढांचे पे आ जाइए। तो ढांचे के तहत आपने प्रमुख स्थापत्यों की चर्चा कर दी, और फिर उठा करके अगले पॉइंट के तहत आपने जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है, चाहे रूमी दरवाजा हो, बड़ा इमाम बाड़ा हो, छोटा इमाम बाड़ा हो, छतर मंजिल हो, ये सारी चीजों को आपने संक्षेप में, देखिए संक्षेप में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको रूमी दरवाजे के बारे में आप गए हों या बड़े इमाम बाड़े को आपने घूमा है तो आप बहुत अच्छे से आपको पता है, तो पता चले उसी को आप एक्सप्लेन करते चले जाइए और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उत्तर जो है वो तभी परिपूर्ण माना जाता है कि जब आप उत्तर को बैलेंस तरीके से लिखेंगे, मतलब आपका कोई पॉइंट छूटे ना। भले ही आप किसी में बहुत ज्यादा ना लिखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको बताइए। तो वही अप्रोच लेकर के चलना है। तो चलिए, आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सहूलियत मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अभी जाइएगा नहीं, एक छोटी सी सूचना है, ये देख लीजिए। देखिए, इसके बारे में तो मैंने जानकारी दे ही दी है, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको संस्थान द्वारा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं उसका PDF देखना है, उसका डेमो देना है, तो आप 7303307507 पे संपर्क करें। संस्थान के लोग आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, आपको डेमो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, मॉडल उत्तर प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग देख लीजिए, संतुष्ट होइए, तब इससे जुड़िए, संस्थान से जुड़िए। और सबसे लास्ट में देखिए, ये हमारे संदीप मिश्रा ऑफिशियल का जो है यूट्यूब चैनल है, और ये समृद्धि IAS का ही दूसरा चैनल है। मतलब ये जो दोनों चैनल हैं वो मेरे ही चैनल हैं, मेरे द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने समृद्धि IAS को जो है वो खूब प्रेम दिया, खूब सहयोग दिया, उसको खूब आगे बढ़ाया, किसी कारणवश वो थोड़ा सा चैनल डिस्टर्ब है, तब तक आप लोग इसे प्रेम देते रहिए। और ये चैनल इसलिए भी अब हमेशा कंटिन्यू रहेगा कि ये मेरे नाम से है, और टाइम टू टाइम हम, जब तक वो आ नहीं रहा तब तक तो हम यहाँ बने ही हुए हैं, उसके बाद भी हम इस पे लगातार बने रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे इसके माध्यम से। और दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे भी जुड़े, क्योंकि यहाँ क्या है कि आप परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ आप जो है यहाँ से पा सकते हैं। यहाँ हम जो है डेली जो है वो आपको करंट अफेयर्स तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ क्विज करवाते रहते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत भी हम कुछ यहाँ प्रोग्राम लाते ही रहते हैं। तो ये बहुआयामी है और बहुत ही लाभदायक है, तो इससे आप लोग जरूर जुड़े। और चैनल की चर्चा तो मैंने कर ही दी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं जल्दी ही नए क्लास के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।